Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. चलिए नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो लास्ट चैप्टर हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पर हद से ज़्यादा क्रुएलिटी के बीच में जान और शियान बैठे हुए थे, एक दूसरे को संभालते हुए या एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए. पर हद तब पार हो गई थी जब जान ने देखा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद लोगों को उन पर रत्ती भर तरस नहीं आ रहा है. सामने से मैक्स सिर्फ भागकर शियान पर या फिर जान पर अटैक करने के लिए आ रहा है. वो लोग कितनी बेशर्मी से हंस रहे हैं. जैसे जैसे मैक्स जान की तरफ आगे बढ़ रहा था, सबसे पहले जिसने रिएक्ट किया था वो थी शियान, जिसने मैक्स को अपनी तरफ भागते आता हुआ देखते के साथ ही उसने अपनी बॉडी से जान को बस कवर कर लिया. एंड वहीं दूसरी तरफ जान के सामने ये सब कुछ जैसे स्लो मोशन में चल रहा था. मैक्स का उसकी तरफ भागते हुए आना, शियान का उसको खुद को प्रोटेक्ट करना, उसके बाद उन सभी लोगों की हंसती हुई आवाज़ को सुनना एंड जोजुआ का इस तरीके से घूर कर उसे देखना. एंड जैसे ही जान के दिमाग के अंदर सब कुछ स्लो मोशन में चला, एक उसका माइंड एंड उसकी बॉडी ने इक्वली फास्ट तरीके से रिएक्ट किया. सब कुछ इस बस चंद सेकंड के अंदर हुआ था. जान ने शियान को तुरंत बैक साइड पर हल्के से सॉफ्टली पुश किया. वो खड़ा हुआ अपने पैरों पर एंड एक ही झटके में जान नहीं था, वो विजान था. एंड वो भी अपने सबसे फ्यूरियस रूप में. उसकी वो 9 पूंछ एकदम से बस आज़ाद हो गई. एंड वो इतनी ज़्यादा ब्रूटली अग्रेसिवली जैसे प्रोटेक्ट करने के लिए शियान को और ख़ुद को बस सामने आ गई थी. एंड वहीं दूसरी तरफ जान पूरी फोर्स के साथ लिटरली चिल्लाता है. इतनी तेज़ वो चिल्लाया था कि घर में जितने भी कांच, दरवाजे, शीशे थे सब कुछ बस चूर चूर होकर टूट गए. वहीं दूसरी तरफ बाकी जितने भी लोग वहाँ पर खड़े होकर अभी सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने भी अपने कानों पर बस हाथ रख लिया इस तीखी तेज आवाज़ से खुद को बचाने के लिए. पर क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं. जान एक 9-tailed फॉक्स है. शायद ये लोग भूल गए थे, इसीलिए तो ये सब कुछ उसके साथ कर रहे थे. पर जान नहीं भूला था. वो अपनी पहचान को, अपनी शख्सियत को कभी भूल ही नहीं सकता है, खासकर उन लोगों को खुद को बचाने के लिए जो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा अजीज हैं. और उनमें शियान सबसे ऊपर आती है. एंड आज इन लोगों ने जान की उस बॉटम लाइन को टच करने की कोशिश की जिसे जान कभी भी भूल नहीं सकता. इसीलिए जान सबको जवाब देगा, क्योंकि शायद ये जान की फितरत भूल गए हैं. वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बिल्कुल नहीं. उसकी ताकत ही उसकी पहचान है. और वो पहचान इस वक्त उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी. लाल आंखें जो बस सामने की तरफ घूर रही थी, खासकर उस मैक्स को जिसने शियान पर अटैक करने की कोशिश की. फिर क्या था, जान ने तुरंत अपनी एक टेल को आगे किया एंड अगले ही सेकंड मैक्स को उसने बस ग्रैब कर लिया था, जो बस वहीं बेजान सा होकर ज़मीन में गिर गया था. जान कितनी ज़ोर से चिल्लाने का ये असर था कि सबकी ऑलमोस्ट नोज ब्लीड करना शुरू कर चुकी थी. सबकी सांसें जैसे उखड़ रही थी, क्योंकि जान की एक पावरफुल पावर में से एक ये भी है कि जब भी एक 9-tailed फॉक्स चिल्लाती है तो उसकी उस चीख को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता. एंड यही सबके साथ हो रहा था. सब लोग अपने घुटनों पर थे, पर जान किसी पर हैम नहीं करने वाला था. उसने जिस एक टेल से मैक्स को ग्रैब किया था, उसी की बगल वाली टेल से उसने पीछे खड़े हुए फैंग को भी बस ग्रैब कर लिया था. एंड इन सब में वो जोजुआ और मौका को कैसे भूल सकता था. उन दोनों को भी बस उसने अपनी पूंछ में जकड़ लिया, पर जकड़ा किसी और को भी था. एंड वो थी शियान, पर प्रोटेक्टिवली, सॉफ्टली. एंड उसके कानों को कवर कर दिया था जिससे उसे वो आवाज़ सुनाई ना दे सके. एंड जान इस वक्त सिर्फ मैक्स को घूर रहा था. अगले ही सेकंड मैक्स को अपने बिल्कुल चेहरे के सामने लेकर आता है. एंड देन उसने मैक्स की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे काटोगे? हाँ, मुझे इतनी हिम्मत तुम्हारी? ये कहते के साथ ही अगले ही सेकंड जान ने और ज़्यादा कसा अपनी पूंछ को. एंड सिर्फ मैक्स की हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी. एंड दिखते ही दिखते मैक्स बस अपनी सांसें ले चुका था. जान की आंखों में रहम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं. वो और ज़्यादा बेतरतीब से उसे बस निचोड़ देता है. वहीं दूसरी तरफ उसकी ऐसी हालत देखकर बाकी सब लोग बस डर गए थे. वो डर कर जान को देख रहे थे. उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी जान इस तरीके से उन पर अटैक कर देगा. ये पहली बार था जब जान ने इस तरीके से किसी पर अटैक किया था. एंड वहीं दूसरी तरफ सबको सिर्फ अपने लिए डर लग रहा था, क्योंकि जो हालत मैक्स की हुई थी, क्या वो अगली उनकी होने वाली थी? एंड आज तो शाओलिन भी घर पर नहीं है. अगर ऐसा कुछ हुआ तो डर सभी के चेहरे पर नजर आ रहा था, क्योंकि जैसे जैसे कर जान की पूंछ उन्हें कस रही थी. उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था. एक तो पहले ही उनके कानों से, उनकी आंखों से और उनकी नाक से खून बहा था, क्योंकि जान इतनी जोर से चिल्लाया था. अब उस पर से ये सब कुछ उनके अंदर डर पैदा कर रहा था. वो लिटरली कांप रहे थे. पर जान को सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके सर पर इस वक्त खून सवार था. खून, उसे शियान का खून याद आ रहा था, उसकी चीखें याद आ रही थी. एंड इसी चीज़ में अगले सेकंड जान ने अपनी उस पूंछ को आगे किया जिसमें उसने जोजुआ को बांध रखा था. एंड देन जोजुआ की तरफ देखते हुए कहा, हद जानना बहुत ज़रूरी है, और जब ये हद पार होती है ना तो मैं फर्क करना भूल जाता हूँ.
ये कहते हुए उसने फिर से अपनी पूंछ को कसा है। जोजो महसूस कर सकता जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हूँ एंड वो बस तिल मिलाने लगा। उसने इंसान की तरफ देखते हुए कहा, पागल मत बनो, तो होश में आओ, होश में आओ, हाँ होश में आओ। अगर तुमने मेरे को कुछ किया ना तो याद रखना शाओलिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तुम्हें फिर से लेकिन वह कुछ भी कहता, जहान ने तुरंत एक और बार जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से, इतनी तेज कि उसकी आवाज़ शायद दूर तलक भी मकान के पहुंच गई होगी। एंड वही दूसरी तरफ जोजो बस अपने शरीर को जैसे बेजान सा होता हुआ महसूस करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग फट जाएगा जहान की इस आवाज़ से, उसके इस पूरे बर्ताव से। वहीं दूसरी तरफ जहान ने तुरंत अपनी उन लाल आंखों से जोजो को अपने करीब खींचा एंड देन उसकी आंखों में देखते हुए कहा, परवाह नहीं है मुझे किसी की भी। एक बार भी, एक और बार भी शान की तरफ आपने नजरें उठाकर देखा तो मैं आपको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, भूल जाऊंगा आप जो जोआना के कुछ लगते थे। तो इंसान सिर्फ अपने दांतों को पीस रहा था। वहीं दूसरी तरफ जोजो का पूरा चेहरा बस खून से भर गया था। उसकी आंखों से, उसके कान से, उसकी नाक से बस खून बह रहा था एंड उसकी हड्डियां भी टूट गई थी। इस बारे में उसे पक्का विश्वास था। वहीं दूसरी तरफ जोजो ने बस अपनी आखिरी सांस को जैसे लेते हुए कहा, मेरे बेटे को जिस तरीके से खा गए, हाँ जैसे उससे खा गए जैसे मुझे खाना चाहते हो तुम। तभी जाने चिल्लाते हुए कहा, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। बात जितना आप जानते हो उतना इस घर का हर एक इंसान जानता है। उसने अपनी जान खुद ली, खुद, और क्यों ली ये मैं पता कर रहूंगा। और जब तक पता कर नहीं लेता इस दुनिया की कोई ताकत मुझे खत्म नहीं कर सकती और ना ही मुझसे जुड़े हुए लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं चुप रहता हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि इस घर का हर इंसान मुझको अपना गुलाम समझेगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, किसी का भी नहीं, आपका तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए सामने बस उसे अपनी तरफ खींच लिया था। इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो उसे मार ही डालेगा। लेकिन तभी अचानक से एक शख्स बहुत जोर से चिल्लाता है, बहुत जोर से, बिल्कुल वैसे जैसे भी इंसान चिल्लाया था। एंड वो कोई और नहीं बल्कि शाओलिन थी जो बस दौड़ कर घर के अंदर आई थी। एंड ये पूरा माहौल देखकर वो बस शॉक हो गई थी। जान को इस तरीके से बेकाबू होते हुए देखना कि शाओलिन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर इस वक्त जान अपने रौद्र रूप में था और अगर जान को काबू नहीं किया गया तो अंत निश्चित था। इसीलिए शाओलिन भी एकदम से ही अपनी फॉक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी। उसकी भी एग्रेसिव टेल आकर जैसे जान की सारी टेल्स को जकड़ लेती हैं, खासकर वो वाली टेल को जिसने जोशुआ को बस कस रखा था। वहीं दूसरी तरफ जान की वो लाल सुर्ख आंखें इस वक्त शाओलिन की उन गोल्डन आइज से टकराती हैं। दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे थे। दो अग्रेसिव स्ट्रॉन्ग फॉक्स एक दूसरे के आमने सामने थी एंड दोनों का ही मकसद था एक दूसरे को अपनी ताकत से बस पीछे धकेलना। बस फर्क इतना था कि शाओलिन की जो फॉक्स थी वो थोड़ी और अग्रेसिव थी क्योंकि वो एक अल्फा फॉक्स थी। वहीं दूसरी तरफ जान की वो कनिंग फॉक्स थोड़ी सी सबमिसिव लग रही थी बट वो बहुत ताकतवर थी, बहुत ताकतवर। वो ओमेगा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई दबा सकता है, नहीं। जान की अपनी पावर्स है, ऐसी बहुत बहुत खास पावर जिसके आगे कोई अल्फा भी टिक नहीं सकता, चाहे फिर वो शाओलिन ही क्यों ना हो। एंड ये बात शाओलिन भी बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए उसका मकसद जान पर अटैक करना नहीं था बल्कि जान को होश में लेकर आना था। इसीलिए वो एकदम से कोई विसल गुनगुनाने लगी, धीमे धीमे कर जैसे जैसे वो विसल गुनगुना रही थी। वही दूसरी तरफ जान जैसे बस अपनी लाल आंखों से सामने की तरफ ही देख रहा था। शाओलिन ने इस तरीके से जान को ग्रैब कर लिया था कि जान चाह कर भी अपनी पूंछ को नहीं तो और कस पा रहा था, नहीं उनसे और अटैक कर पा रहा था, जैसे शाओलिन ने सबको बस रोक लिया हो। वही दूसरी तरफ जान उस विसल को सुनने लगता है एंड बस शाओलिन को घूरने लगता है। धीमे धीमे कर जैसे उस विसल ने असर किया जान की वो कसी हुई पूंछ से धीमे पड़ने लगी। तभी शाओलिन ने अपनी फॉक्स वॉइस का इस्तेमाल करते हुए जान की आंखों में देखते हुए कहा, काम डाउन, सब ठीक है, कोई तुम्हें हार्म नहीं करेगा, कोई भी नहीं, शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। ये कहते हुए वो सिर्फ जान की आंखों से उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। इंसान बस सिर्फ अपने दांतों को पीसता हुआ अभी भी सामने देख रहा था। वो बिल्कुल भी लूज नहीं हुआ था और ना ही उसने अपना वो प्रोटेक्टिव मोड नीचे किया था। वो अभी भी कम्प्लीटली अग्रेसिव साइड में था। हाँ, वो बस थोड़ा रुक गया था, वो चिल्ला नहीं रहा था और ना ही किसी को घूर कर या कस कर नुकसान पहुंचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन जान को समय दे रही थी क्योंकि वो समझ सकती थी जान का इतनी जल्दी अपने सेंस में लौटना आसान नहीं है। इसीलिए उसे बस पेशेंस रखना होगा क्योंकि अगर उसने ज़रा भी एक स्टेप गलत लिया तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। एक ही सेकंड के अंदर इन तीनों की जान चली जाएगी जो उसने जान ने बस होल्ड कर रखा है। एंड शाओलिन ऐसा नहीं होने दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो इस वक्त फैमिली हेड होने के नाते जान को काम करने की कोशिश कर रही थी। धीमे धीमे कर वो बस विजल कर रही थी। जब शाओलिन को लगा कि जान थोड़ा सा उसके से कंट्रोल में आया है, उसने अगले ही सेकंड अपनी एक टेल को जैसे पिन किया एंड
जहान के बस नेक साइड में उसने उसे चुभो दिया। शाओलिन की उस टेल में हमेशा से ही एक पॉइजन रहता है, एक ऐसा पॉइजन जो कुछ पल के लिए बस इंसान को पूरी तरीके से सुला देता है। एंड यही चीज़ शाओलिन तब इस्तेमाल करती है जब कोई उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। एंड फिलहाल सान अटैकिंग मोड में था, इसीलिए शाओलिन ने सिर्फ उस पॉइजन को सान के अंदर चुभो दिया था ताकि सान शांत हो सके, क्योंकि यही एक तरीका है सान को काबू में करने का, क्योंकि इस तरीके से लड़कर सिर्फ बर्बाद ही करेंगे। एंड शायद इस चीज़ ने असर भी किया था। जैसे ही शाओलिन ने सान की गर्दन में उसे चुभोया, सान की आंखें जैसे भारी होने लगी, धीमी होने लगी, और उसके शरीर पर जो ताकत थी वो जैसे रुकने लगी, थमने लगी। एंड देखते ही देखते वो बच्चे से पूरी तरीके से बेहोश सा हो गया। एंड वो बस एक झट के साथ ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है, उसकी पूंछें भी बेहाल होकर बस नीचे गिर गई थी। एंड जिन 3 लोगों को उसने पकड़ रखा था वो भी बस ज़मीन पर गिर गए। एंड उनमें सबसे पहले जो गिरा था वो था ऑफकोर्स मैक्स की डेड बॉडी, जो कम्प्लीटली बस क्रश थी, क्योंकि सान ने उसकी सारी हड्डियों को तोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ जोजुआ, जिसको ऐसा लग रहा था जैसे बस उसकी जान चली गई है, उसका पूरा शरीर जैसे बहुत दर्द कर रहा था एंड वो खून की उल्टियाँ कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मौका एंड फैंग कर रहे थे। एंड वहीं दूसरी तरफ इस वक्त शाओलिन भी ज़मीन पर उतर आई थी। उसकी भी वो नॉ अग्रेसिव टेल जैसे बस उसके पीछे लहरा रही थी, और उसकी आंखें वो गोल्डन आइज जैसे जहान को घूर रही थी। एंड जहान के बाद उन तीनों को घूर रही थी, बस ज़मीन पर जैसे किसी तड़पती हुई मछली की तरह इधर से उधर हो रहे थे। एंड उनको ऐसे देखते हुए देखकर अब पारी थी शाओलिन की उनकी तरफ कदम बढ़ाने की। एंड जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रही थी, तीनों डर रहे थे, खासकर जोजुआ, क्योंकि वो देख सकता था शाओलिन इस वक्त बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा। एंड बिल्कुल वैसा ही हुआ जिस चीज़ का जोजुआ को डर था। अगले ही सेकंड शाओलिन ने बस जोजुआ के बालों को खींच कर पकड़ा एंड देन उसे ऊपर उठाते हुए कहा, क्या था ये? हाँ, क्या था? 1000 बार तुमसे मैंने कहा है कि जहान के करीब मत जाया करो। आज मौत को इतना करीब देखकर अच्छा लगा होगा ना? तुम्हें क्या लगा था? क्या लगा था तुम्हें? वो कमजोर है तुम्हारी तरह? हाँ, आज देख लिया उसकी ताकत। अगर 1 सेकंड भी मैं लेट होता ना, 1 सेकंड भी अगर मैं लेट होती तो आज तुम सांसें ना ले रहे होते, इस तरीके से मेरी तरफ कूद नहीं रहे होते, मर चुके होते बिल्कुल उसकी तरह। ठीक है, तो उसने मैक्स की तरफ इशारा किया एंड देन उसने फिर से जोजुआ की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तो वैसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हर चीज़ का हिसाब होगा, हर चीज़ का। सिर्फ सब्र करो, सिर्फ सब्र। ठीक है, तो उसने सिर्फ जोजुआ को दूर तरफ फेंक दिया था। वहीं दूसरी तरफ अगले सेकंड में अपने कदमों को तेज बढ़ाती है एंड जहान के उस नम पड़े शरीर के पास जाती है। एक ही झटके में उसने जहान को सिर्फ अपनी गोद में उठा लिया था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही उसने जहान को अपनी गोद में उठाया, जहान की पूंछ से लिपटी हुई शियान बस ज़मीन पर गिर जाती है, जो कि ऑलरेडी बेहोश थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड उसे इस हालत में देखकर एक शाओलिन की आंखों में गुस्सा और ज़्यादा उतर आया था। एंड वो बस पीछे मौका एंड फैंग की तरफ देखने लगी, जो बस अभी भी तड़प रहे थे एंड जैसे बस डर कर पीछे हो रहे थे, क्योंकि इस वक्त शाओलिन के वो डार्क एंड अग्रेसिव फेरोमोन्स वहाँ पर फैल गए थे सबको डोमिनेट करने के लिए। पर फिलहाल शाओलिन को उनकी हालत से या उनके उस हरकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसकी चिंता इस वक्त जहान थी। एंड जहान का वो पूरा चेहरा जो फक्त सफ़ेद पड़ा हुआ था। एंड शाओलिन सिर्फ जहान के चेहरे की तरफ देखती है, उसे और कसकर पकड़ती है एंड अगले ही सेकंड वो घर की तरफ चलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जोजुआ सिर्फ अभी भी नफरत से उसी दिशा में देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ भी वो देख रहा है, और ना ही सिर्फ उसे, उनके अलावा उन दोनों शख्स को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस वक्त उन दोनों की तीनों की परवाह करने की बजाय, जहान से नफरत करने की बजाय, उसे पनिश करने की बजाय, शाओलिन उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ ले जा रही है। इसके आगे कोई कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि सब बस स्पीचलेस होकर सामने की दिशा में देख रहे थे। एंड जोजुआ सिर्फ अपनी मुट्ठियों को खींच रहा था और हद से ज़्यादा नफरत लिए वो बस जहान के उस बेजान शरीर को देख रहा था। एंड देख तो कोई और भी रहा था, एंड डेफिनेटली वो हाउशॉन था, जो कि ईपो को देख रहा था, जिसकी हरकतें बहुत अजीब थी। एंड एट लास्ट हाउशॉन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने ईबो के हाथ में से शर्ट को छीन कर साइड में फेंकते हुए कहा, क्या तुम अब मेरी बात का जवाब दोगे? वहीं दूसरी तरफ ईबो जो सिर्फ उस शर्ट को स्निफ कर रहा था, जिसके अंदर से विजान के उस वाइल्ड रोज़ की स्मेल आ रही थी, वो एकदम से उससे दूर हुई, जैसे बस अग्रेसिव हो गया। उसने हाउशॉन की तरफ चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे फेंकने की? उसमें मेरे एंजल की स्मेल आ रही है, अगर वो कहीं चली गई तो। एक दौड़ता हुआ जाता है, एक बार फिर से उस शर्ट को उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हाउशॉन सिर्फ अपनी आंखों को बड़ा कर ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो की हरकतें पागलों जैसी होती है, पर आज, या ये कहो पिछले कुछ दिनों से ये हरकतें कुछ और ही ज़्यादा पागलों जैसी होती जा रही हैं। हाउशॉन को थोड़ी सी फिक्र हो रही है, ना ईबो की नहीं, उस शख्स की जिसके पीछे ईबो पड़ा हुआ है। तभी हाउशॉन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है ईबो? क्या तुम मुझे बताओगे? ईबो ने कहा, क्या बताना है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं। हाउशॉन ने कहा, सच में? और जो सुबह जो सब कुछ हुआ उसका क्या ख्याल है?
तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना तुम्हें? कौन था वो शख्स? मुझे अभी के भी जानना है। सुबह तो तुमने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, लेकिन अब मुझे तुम जवाब दोगे। कौन था वो शख्स? ये क्या कर हाउशवान फिर से ईबो के सामने आकर खड़ा हो गया था। ईबो ने फाइनली एक रेस्टलेस लुक के साथ हाउशवान की तरफ देखा एंड साय करते हुए कहा, वो बस वही शख्स था जिसके बारे में मैं तुमसे कहा था, मेरा मेट। हाउशवान ने कहा, क्या? ये कहते हुए एक बार फिर से ईबो की कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि वो आगे जा रहा था एंड उसे खींच कर वापस वो अपने सामने लेकर आता है। फिर से उसने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा मेट? तुम अपने होश में तो हो? मेट जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं तुम्हारी डिक्शनरी के अंदर? ईबो ने कहा, कम ऑन हाउशवान, तुमने ही तो मुझसे कहा था, तुमने ही तो ये नया वर्ड, नई फीलिंग मेरे अंदर इंट्रोड्यूस कराई है, तो अब तुम इस तरीके से पीछे नहीं हट सकते। डेफिनेटली मेरा मेट है, क्योंकि मुझे बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसे कि तुमने मुझे बताया था। ये कहते हुए हाउशवान सिर्फ ईबो को देख रहा था, ईबो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हाउशवान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, और कैसा फील होता है तुम्हें? हाउशवान की इस बात पर ईबो रुक जाता है एंड वो हाउशवान की आंखों में देखता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक कनेक्शन जैसा, जिसे मैं शब्दों में शायद बयां ना कर पाऊँ, पर जैसे कोई इनविजिबल रेड थ्रेड हम दोनों को एक दूसरे से बांध रहा हो। एंड बस मैं उसके पास जाकर एक खुशी महसूस करता हूँ। उसकी खुशबू जैसे मुझे दीवाना करती है, उसकी आंखें वो हमेशा जैसे मुझे बांध लेती हैं एंड मैं बस उसमें डूबना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उसके पास जाते ही मेरी सांसें कैसे बढ़ने लगती हैं, बॉडी के अंदर जैसे खून जैसे बस जम जाता है, लेकिन उसके पास जाते के साथ ही जैसे बस तेज़ रफ्तार में, दुगनी रफ्तार में बहना शुरू करता है। मैं खुद को रोक नहीं पाता, मैं उसे छूना चाहता हूँ एंड जब भी वो मेरी आंखों में देखता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हाउशवान, बट I just wanna kiss him. I wanna hug him. I wanna do so many things with him. But ये कहते ईबो रुक गया एंड हाउशवान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हो गया तुम्हारा? तुम्हें तो हर लड़की के साथ ही ऐसा लगता है, इसमें नया क्या है ईबो? बस करो ये खेलना और ये पागलों जैसी बातें करना बस करो, क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ तुम्हारे सारे बर्ताव से। कि तुम्हें एक पल भी तरस नहीं आता किसी और के ऊपर? हाँ, कि तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आता कि तुम्हारे इस खेल से सामने वाले का दिल कितना टूट सकता है? और ऑलरेडी एक बार पहले तुम्हारी लाइफ में इतना बड़ा हादसा हो चुका है तुम्हारे इसी मजाक से, लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरे। मुझे लगा था कि तुम बदल जाओगे, लेकिन नहीं, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो। एक बार भी नहीं सोचते किसी का भी दिल तोड़ने से पहले, किसी से भी दिल लगाने से पहले। हाँ, दिल लगाने की तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो तुमसे लगेगा नहीं। प्यार तुम किसी से नहीं कर सकती, वो ये बात तुम भी जानते हो, क्योंकि प्यार करने के लिए भी एक दिल चाहिए होता है और वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम एक सोललेस पर्सन हो, तुम सिर्फ हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, मजाक करते रहते हो, पर असल बात तुम भी जानते हो कि तुम अंदर से कितना खाली हो। तो तुम क्यों किसी की लाइफ बर्बाद कर रहे हो? क्यों? हाउशवान की इस बात पर ईबो ने अपनी उस सोललेस आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ हाउशवान, मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन मत लगाओ। जैसे ही हाउशवान ने सुना, उसने तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा, झूठे एलिगेशन? जिंदगी बर्बाद? क्या मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि तुमने क्या किया था? हाउशवान की इस बात पर ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया था हाउशवान, कुछ नहीं किया था, और ये बात तुम भी जानते हो। पर अफसोस, तुम प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि तुम्हें हर बार सिर्फ गलती मेरी ही नजर आती है। मैंने शुरुआत में ही उससे बोला था कि हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है, पर उसे ये बात समझ नहीं आई और उसने अपनी फीलिंग्स को मेरे साथ इन्वेस्ट किया एंड फिर उसके बाद अपने साथ वो सब कुछ किया, तो इसमें मेरी गलती है? ठीक है, तो वही वो लिटरली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, नीचे उसकी आंखों में नजर आ रही थी। हाउशवान ने कहा, ओ, तो अब तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? एंड ये सब चीज़ें तब कहाँ गई थी जब तुम खुद को पनिश कर रहे थे, लोगों खुद से दूर कर रहे थे, खुद को कमरे में कैद कर रहे थे, लगातार इस तरीके से बर्ताव कर रहे थे जैसे कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे। उस डर का क्या हिसाब है वो, जो तुम्हें देखकर हम सबको महसूस होता था उस वक्त पर, जब तुम बस ये कहते हाउशवान रुक गया। एंड उसकी ये बात सुनकर ईबो भी उसे देखे लगता है। ईबो ने एक गहरी सांस लेकर वहीं काउच पर बैठते हुए कहा, मैं इंसान था हाउशवान, और इंसान में आज भी हूँ। वो हादसा मेरे सामने हुआ था तो डेफिनेटली वो मेरे दिमाग पर असर करेगा, पर एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, कोई नहीं। मैं किसी की फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कोई इंसान अगर मेरे अंदर फीलिंग इन्वेस्ट करता है तो ये उसकी गलती है। अगर मैं उसे वो फीलिंग रिस्पॉन्स ना कर सकूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी। ये कहते हुए वो सिर्फ सामने की तरफ दिख रहा था एंड हाउशवान ने भी गहरी सांस लेकर ईबो के बगल में बैठते हुए कहा, मान लेते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब तुम क्या करते फिर रहे हो ईबो? अब तुम क्या करते फिर रहे हो? क्योंकि तुम मानो या ना मानो, पर उस हादसे ने तुम्हें बहुत बदल दिया है। तुम किसी पर विश्वास नहीं करते, किसी से दिल नहीं लगाते, अपनी हरकतों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। हर रोज़ एक नई लड़की, हर रोज़ एक नया ओमेगा, हर रोज़ सिर्फ फ्लर्ट। क्या कहीं रुक सकते हो, थम सकते हो? और अब तुमने एक नया चीज़ पाल ली, मेट। सीरियसली, तुम्हें पता भी है एक मेट होने का मतलब क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसे किस तरीके से निभाया जाता है? मेट
एक इंसान को शादी के बंधन तक में बांध सकता है। अगर तुम उस चीज़ के लिए सीरियस नहीं हो तो अभी के अभी रुक जाओ इबो। ये स्टेट्स नहीं है, ये गांव है एंड यहाँ पर चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा सीरियस। और मैं चाहता हूँ कि तुम किसी की ज़िंदगी फिर से बर्बाद ना करो। हाउशान के इस बात पर इबो ने चिल्लाते हुए कहा, मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ हाउशान। आखिर तुम मेरे दोस्तों का ये बात कैसे कह सकते हो? हाउशान ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसीलिए ये कह रहा हूँ। रुक जाओ, थम जाओ, अगर सीरियस नहीं हो तो इस चीज़ों को आगे मत बढ़ाओ। इबो ने कहा, वाह हाउशान, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सीरियस? पहले मुझे बात करने तो दो, उससे मिलने तो दो, पहले हमारी फ्रेंडशिप तो होने दो। तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? एंड डेफिनेटली मैं उसके लिए सीरियस हूँ, बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। वो सच में मुझे पागल कर रहा है। उसकी खुशबू ही मुझे से दीवाना बनाने के लिए काफ़ी है एंड उसकी आँखें, वो जब भी मुझे देखता है मैं जैसे उसमें डूब जाता हूँ। वो मुझे बांध लेता है खुद के अंदर और फिर मैं आज़ाद हो ही नहीं सकता। मैं सच में उससे आज़ाद नहीं हो सकता। तुम नहीं समझोगे हाउशान, तुम नहीं समझोगे। ये कहते हुए वो सिर्फ खिड़की के सहारे खड़े होकर बाहर की तरफ देखकर ये सब बातें बोल रहा था। वही दूसरी तरफ हाउशान सिर्फ अपने मन में कहता है, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते इबो, क्योंकि प्यार करने के लिए दिल होना बहुत ज़रूरी है। और दिल तो तुमने अपने ज़िंदगी से बहुत पहले ही निकाल कर बाहर फेंक दिया है। तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसको कभी विश्वास नहीं मिला, जिसने कभी प्यार नहीं देखा। हर जो चीज़ तुमने देखी ही ना हो वो तुम किसी को कैसे दे सकते हो? तुम्हारे लिए सब कुछ खेल है, सिर्फ खेल। लेकिन मैं बस इस बात से डर रहा हूँ कि जो हादसा एक बार पहले हो चुका है वो दोबारा ना हो, क्योंकि तुमने पहले भी खुद को बस दोषी मान लिया था एंड अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया था। पर पता नहीं तुम कैसे उस हादसे से बाहर निकले एंड एक बार फिर से तुम वही सब गलती कर रहे हो। मैं बस यही प्रे करूँगा कि इस बार सब कुछ ठीक हो। आई होप सब कुछ ठीक हो। ये तो हाउशान सिर्फ इबो की तरफ देख रहा था, इबो सिर्फ बड़बड़ाता जा रहा था, सारी सुबह की बातें कर रहा था जो कुछ भी उसने विजान के साथ महसूस की थी। क्योंकि एक हाउशान ही है जिससे इबो कुछ नहीं छिपा सकता। इसीलिए तो जब विजान सुबह सुबह बेहोश हुआ था तो सबसे पहले जिसका ख्याल आया था इबो के दिमाग में तो वो हाउशान ही था। इसीलिए उसने तुरंत हाउशान को कॉल किया एंड उसे उस घर पर बुलाया जहाँ पर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। एक पल के लिए तो हाउशान भी चौंक गया था जब इबो ने ये कहा था कि वो किसी को लेकर उस घर पर जा रहा है। ये घर इबो को उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने तब दिया था जब वो पैदा हुआ था। इनफैक्ट उसे ही नहीं, सब लैंड मेंबर्स को एक एक घर मिलता है जब वो पैदा होते हैं। एक ऐसा घर जो उनका सिर्फ अपना होता है, जहाँ कोई और नहीं आ सकता सिवाय तुम्हारे स्पाउस के। एंड इबो वहाँ पर जान को लेकर गया था। ये चीज़ हाउशान के लिए बहुत शॉकिंग थी एंड उसने हाउशान को भी वहाँ बुलाया। लेकिन वो बात अलग है कि उसने विजान को देखने तक नहीं दिया। उस घर में सिर्फ एक ही जगह पर उसे इजाज़त दी थी एंड उसके बाद सिर्फ उसे भगा दिया था वहाँ से। एंड इसीलिए हाउशान को और ज़्यादा फिक्र हो रही है इबो के इस बर्ताव की। पर इबो तो अभी जैसे इस नशे में अभी खोया हुआ है एंड अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, सिर्फ शुरुआत, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। और उसकी शुरुआत जैसे हो गई थी, अगला दिन हो गया था एंड अगला दिन होते के साथ ही इबो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर एक बार फिर से विजान के स्कूल में पहुंच गया था। दबे पाँव चुपचाप से बिल्कुल पर्दे के पीछे खड़ा होकर वो आज विजान को सरप्राइज देना चाहता था एंड उसके हाथ में आज सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी थे एंड इस बार रेड नहीं, इनफैक्ट वाइट फ्लावर्स थे, जैसे कि विजान को अच्छे लगे। पता नहीं क्यों, पर इस वाइट फ्लावर को देखकर इबो को ऐसा लगा कि उसे बस ये विजान के लिए लेकर आना चाहिए एंड वो बस ये लेकर आ गया। पर आज इबो इंतज़ार करता रहता है, इंतज़ार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, इनफैक्ट पूरा दिन इंतज़ार ही करता रहा। लेकिन विजान आज कैबिन आया ही नहीं एंड इस चीज़ ने कहीं ना कहीं इबो को थोड़ा मायूस कर दिया। एंड देन उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम आज आए क्यों नहीं? आई होप सब कुछ ठीक रहा होगा, है ना? कोई इमरजेंसी रही होगी इस वजह से तुम नहीं आ पाए। हाँ शायद यही वजह होगी, पर तुम कल पक्का आ जाओगे। यही सोच कर वो घर वापस लौट गया एंड अगले दिन फिर वो आया ऑफिस। लेकिन आज फिर से वो इंतज़ार ही करता रहा, लेकिन विजान नहीं आया एंड इसी तरीके से ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता गुजर गया एंड विजान अपने ऑफिस नहीं आया। हमें इस चीज़ ने तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रेस्टलेस कर दिया था एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, विजान आ क्यों नहीं रहा है। एक तो विजान के बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं जानता, उसे ये भी नहीं पता कि विजान रहता कहाँ है एंड वो जनरली किसी से पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने किसी से भी पूछा और एक बार एक नाम बाहर निकला तो बस बात का बतंगड़ बन जाएगा एंड हाउशान एंड उसकी माँ तो है ही। इसीलिए वो बस पूछना नहीं चाह रहा था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो जाकर इधर उधर पता करेगा, खासकर जोरा से। तो इसीलिए आज इबो जोरा को लेने के लिए बाहर खड़ा हुआ था एंड अपने गगा को वहाँ देखकर जोरा बहुत खुश हो जाती है। वो दौड़ कर जाती है और उसने खिलखिलाते हुए कहा, अंकल ठीक है। तो वो हंसने लगी। इबो ने कहा, माय चैम्प कैसी हो? जोरा ने कहा, बहुत अच्छी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? इबो ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें लेने आया हूँ, चलो बैठो। ठीक है। तो हुए उसने अपनी कार का दरवाज़ा खोल दिया था एंड जोरा भी बस हंसते हुए कार में बैठ जाती है। इबो ने कार में बैठते हुए कहा, जोरा दिन कैसा गया? जोरा ने कहा, बहुत अच्छा। आप कैसे हो अंकल? इबो ने कहा, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बाय द वे
क्या आइसक्रीम खाने चले? जोरा ने कहा आइसक्रीम ज़रूर। ये कहते हुए वो सिर्फ हंसने लगती है एंड फाइनली वो लोग एक आइसक्रीम शॉप पर पहुंच गए थे। लगभग 10 मिनट तक इधर उधर की बातें करने के बाद फाइनली इबो ने जोरा की तरफ देखते हुए कहा, जोरा क्या मैं एक बात पूछूं? जोरा ने अपने कप को नीचे रखा एंड देन इबो की तरफ स्मिक करते हुए कहा, उसी चीज़ का तो मैं इंतजार कर रही हूँ। इबो ने कहा क्या मतलब है? जोरा ने कहा आपका मुझे लेने आना फिर मुझे आइसक्रीम ऑफर करना। अंकल मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बताओ क्या पूछना चाहते हो? जोरा की ये बात सुनकर एक वो बस हंस जाता है एंड उसने जोरा के बालों को रफल करते हुए कहा, स्मार्ट गर्ल। जोरा ने कहा बोलिए भी आप क्या जानना चाहते हैं एंड मेरे बालों को मत खराब किया कीजिए। ये कहते हुए जोरा अपने बाल संवार रही थी तभी इबो ने कहा, तुम्हारे प्रिंसिपल? जैसे ही इबो ने कहा एक जोरा की आंखें तिरछी हो गई। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, हमारे प्रिंसिपल? उनसे आपको क्या काम है? इबो ने कहा काम तो नहीं है, बस मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल वो आ नहीं रहे हैं ना ऑफिस। जोरा ने कहा आपको कैसे पता? इबो ने कहा बताओ ना, वो आ नहीं रहे हैं ना आजकल, क्या हुआ है? वो कहाँ गए हैं? वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? प्रिंसिपल को तो डेली आना चाहिए ना, एंड वो आते भी थे देन फिर अचानक से क्या हो गया? वो आ क्यों नहीं रहे? ये कहते हुए ने बहुत सारे क्वेश्चंस की जैसे बम्बार्डिंग करती थी एंड वही दूसरी तरफ जोरा सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इबो को देख रही थी क्योंकि ये पहली बार था जब इबो किसी के अंदर इस तरीके से इंटरेस्ट ले रहा था एंड वो भी उसके स्कूल के प्रिंसिपल जिनके बारे में कोई नहीं जानता एंड इबो उनके बारे में पूछ रहा है एंड इबो और उसके प्रिंसिपल। ठीक है तो वो जोरा के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे पर इबो ने तुरंत जोरा की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन बताओ भी क्या सोच रही हो? जोरा ने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं पहले ये बताइए। इबो ने कहा जोरा ने कहा वो मेरे प्रिंसिपल हैं एंड फेवरेट पर्सन है मेरे, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप उनके पीछे जाए। वैसे भी हाउशान का बोल रहे थे कि आप प्रिंसिपल की जोरा आगे कुछ भी बोलती। इबो ने कहा हाउशान ने तुमसे भी मेरी चुगली करती? हाय हाउशान मीना। जोरा ने कहा प्लीज अंकल डोंट प्ले विद हिम। जैसे ही जोरा ने बोला क्या इबो बस रुक गया। उसने कहा क्या कहा तुमने? जोरा ने कहा ही इज अ नाइस पर्सन, आई मीन बहुत स्वीट पर्सन है मेरे प्रिंसिपल एंड ही इज सो सॉफ्ट ऑल्सो, तो प्लीज़ आप उनके साथ मत प्ले कीजिए ना, आई डोंट वांट कि उन्हें कोई हर्ट करे। एंड उसकी ये बात सुनकर एक इबो ने कहा एक्सक्यूज मी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उन्हें हर्ट करूंगा? कि आज से पहले मैंने किसी को कभी हर्ट किया है? ठीक है तो इबो सिर्फ जोरा की तरफ दिख रहा था एंड जोरा ने इबो की तरफ स्मक करते हुए कहा बिल्कुल, अभी वो सुजन आंटी कल परसों रोक कर गई थी घर से एंड वो कह रही थी कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप लोगों को हर्ट कर सकते हैं एंड मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रिंसिपल भी इस तरीके से रोए। ठीक है तो वे जोरा सिर्फ मुंह बना रही थी इबो को घूर रही थी क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही तो देखा था कि सुजन एंड इबो की लड़ाई हुई थी एंड सुजन बस रो रही थी कि वो उसे टाइम नहीं दे रहा है एंड वो नहीं चाहती थी कि उनके प्रिंसिपल के साथ भी ऐसा कुछ हो, इसीलिए जोरा थोड़ा प्रोटेक्टिव बन रही थी क्योंकि सान उसे पसंद था। पर ऐसा भी नहीं था कि उसे इबो पसंद नहीं था, ऑफ कोर्स उसे इबो भी बहुत पसंद था, वो उसका फेवरेट अंकल था एंड इस तरीके से इबो को चुप होता हुआ देखकर पाउट बनाता हुआ देखकर फाइनली जोरा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा ओके अब इस तरीके से मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं आपको बताती हूँ कि प्रिंसिपल क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है तो वे जोरा इबो की तरफ देख लगे इबो के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि फाइनली उसका प्लान सक्सीड हो गया था ना। वो जानता था जोरा ऐसे तो नहीं बताएगी लेकिन जब वो पपी फेस बनाएगा तो डेफिनेटली जोरा बता देगी, इसीलिए उसने जोरा की तरफ देखते हुए कहा तो बताओ मुझे क्या हुआ है? जोरा ने कहा एक्चुअली ये तो जोरा चुप हो गए। इबो सुनने लगा। अब लगभग 2 दिन के बाद इबो का जैसे मूड बहुत उखड़ा हुआ था एंड उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो ठीक जैसे माइंडसेट में नहीं है एंड हाउसवान तो पिछले 1 हफ्ते से नोटिस कर रहा था कि वो ऐसा ही है। वो हर सुबह निकल जाता है एंड शाम को बस ऐसे ही लौटता है इतने ख़राब मूड के साथ एंड आजकल तो इबो किसी पार्टी में भी नहीं जा रहा है एंड ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। फाइनली हाउसवान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ है तुम्हें? मुझे तो लगा था कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है एंड तुम उसके साथ खुश होंगे एंड अब तक तुम्हारी गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी होगी, पर तुम्हारे मूड को देखकर लग रहा है कि शायद उस पर्सन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। हाँ क्या ऐसा कुछ हुआ है? ठीक है तो हाउसवान सिर्फ इबो को टीज कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इबो का ध्यान जैसे हाउसवान की बातों पर था ही नहीं क्योंकि उसका मूड बस ख़राब था बहुत ज़्यादा। वो खुद भी नहीं जानता क्यों बट वो बस इरिटेट था क्योंकि जहान नहीं मिल रहा था उसे इसलिए, या फिर जहान उससे मिलना नहीं चाहता इसलिए, और उससे मिलना नहीं चाहता इसी वजह से। ठीक है तो इबो का ध्यान वहाँ चला गया था जो बात जोरा ने उससे कही थी कि जहान इस वक्त सिक है और वो इस वक्त अपनी सिक लीव पर है और वो घर से ही काम करेगा, कोई नहीं जानता कब तक। इंसान ऐसा करता है, अक्सर वो लंबी लंबी छुट्टियां ले लेता है और घर पर रहकर ही काम करता है और कोई भी नहीं जानता कि वो कब वापस आएगा एंड वो कितने दिनों में वापस आएगा। इस चीज़ ने कहीं ना कहीं इबो का मूड बस ऑफ कर दिया था, लेकिन फिर भी इबो डेली जाकर जहान के कैबिन में एक बार देखता ज़रूर था कि शायद आज जहान आ जाए या उसके बारे में कुछ और पता चल जाए। पर जैसा जोरा ने कहा किसी को भी कुछ नहीं पता था एंड इबो के पास ज़्यादा लोग भी तो नहीं थे जिनसे वो पूछ सके, इसीलिए वो कैबिन में काम करने वाले लोगों की तरफ जैसे नज़र रखता था जिससे जहान के बारे में कुछ पता लग सके। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंसान तो जैसे उससे मिलने से पहले ही कहीं गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ हाउसवान को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से इबो की तरफ देखते हुए कहा अब बोलो भी, अब इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? आई मीन
एलेक्स का फ़ोन आया था, उसके यहाँ पर एक पार्टी है, क्या तुम्हें चलना नहीं है? ईबो ने कहा मुझे नहीं जाना। एंड इस बात ने तो हाउशवान को और ज़्यादा शॉक कर दिया। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा कि क्या दलान वांगी वो पार्टी के लिए मना कर रहा है? आई मीन सीरियसली ईबो, आखिर इशू क्या हुआ है? हाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? एक है तो हाउशवान अब सच में टीजिंग टोन में नहीं बल्कि कंसर्निंग टोन में पूछ रहा था, क्योंकि ईबो को भी पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं मना कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईबो सिर्फ भी चुपचाप बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसे एक बार फिर से वही चेस्ट पेन होना शुरू होता है, वही पेन जो उसे आजकल कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। एंड वो बस अपनी चेस्ट को जैसे प्रेस करने लगता है। एंड उसे इस तरीके से करता हुआ देखकर हाउशवान ने कहा ईबो आर यू ओके? क्या फिर से वो दर्द हो रहा है? ईबो ने खड़े होते हुए कहा बंद हो जाएगा हाउशवान, चिंता मत करो, बस कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि कोई मसल प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट पता नहीं है दर्द, पर ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये कहते हुए वो सिर्फ अपनी चेस्ट को प्रेस करने लगा। तभी पीछे से एक शाओवी आती है। शाओवी ने कहा क्या हो रहा है यहाँ? एंड शाओवी की आवाज़ सुनते के साथ ही ईबो ने तुरंत अपना हाथ अपनी चेस्ट से हटा लिया, क्योंकि वो अपनी माँ को टेंशन नहीं देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हाउशवान शाओवी से कुछ कहता इससे पहले ही ईबो ने तुरंत आगे आते हुए कहा कुछ नहीं माँ, बस मैं और हाउशवान गेम खेल रहे थे। आप बताओ आपको यहाँ आना कैसे हुआ? आई मीन आपको फुर्सत मिल गई अपने इकलौते बेटे से मिलने की? तभी शाओवी ने एक ईबो के सर पर चपेट मारते हुए कहा इकलौता, मेरे 2 बेटे हैं एंड मैं अपने दूसरे बेटे के साथ थोड़ा बिजी थी। ये कहते हुए शाओवी बस काउच पर आकर बैठ गई थी। और दूसरी तरफ ईबो तुरंत शाओवी की गोद में अपना सर रख लेता है। उसने कहा तो आपको दूसरा बेटा मिल गया तो आप इस बेटे को भूल जाएंगी? तभी तो मैंने आपसे कहा कि आपको अपने इकलौते बेटे की फिक्र है आजकल। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये कहते हुए वो अपना मुंह बना रहा था एंड जैसे अपने टेंट्रम्स थ्रो कर रहा था। वही दूसरी तरफ हाउशवान सिर्फ अपनी आइज रोल कर लेता है एंड वो सिर्फ ईबो को देखने लगता है, जिसको असलियत में कभी कोई नहीं समझ सकता। ईबो के इमोशन पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाउशवान इतने लंबे वक्त से ईबो के साथ है, लेकिन कभी कभी वो भी उसे नहीं समझ पाता। एक पल में अभी कुछ देर पहले ईबो कितना उदास बैठा हुआ था, उसकी आंखें जैसे खाली थी। वो दर्द जो उसके सीने में कुछ दिनों से हो रहा है वो एकदम से शाओवी के सामने से जैसे गायब ही हो गया। एंड मुस्कुराने में तो ईबो का जैसे कोई जवाब ही नहीं है। वो दर्द में भी होगा तब भी मुस्कुराता हुआ ही नजर आएगा। एंड ये चीज़ से हाउशवान बहुत वाकिफ है। वहीं दूसरी तरफ शाओवी बस ईबो के बाल चला रही थी। शाओवी ने कहा तुम ठीक हो? ईबो ने कहा मुझे क्या होना है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाओवी ने कहा मेरा ध्यान इस वक्त शिचैन पर है, इसका ये मतलब नहीं है ईबो कि मेरा ध्यान तुम पर नहीं है। ईबो ने कहा माँ। शाओवी ने कहा वैसे मैं आज तुम्हारे पास एक इम्पॉर्टेंट काम से आई हूँ। एंड जैसे ही शाओवी ने ये कहा ये क्या ईबो ने मुँह बनाते हुए कहा हाँ आजकल आप मेरे पास काम से ही आती हैं। तभी शाओवी ने कहा अब तुम्हारा हो गया ड्रामा, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम शिचैन के साथ एक इम्पॉर्टेंट जगह पर जाओगे। जैसे ही शाओवी ने कहा एक ईबो की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा कहाँ जाऊँगा? शाओवी ने कहा एक इम्पॉर्टेंट जगह पर। ईबो तुम यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हो, आवारागर्दी करने के लिए नहीं। और अब वक्त आ गया है अपनी जिम्मेदारी उठाने का। मेरा अकेला बच्चा कितना काम करेगा ईबो? तो कम ऑन, कल सुबह तैयार रहना। तुम्हें शिचैन के साथ धीमे धीमे सारे काम को समझना है एंड एक एक करके उसकी सारी जिम्मेदारियों को तुम्हें बांटना है। तो बहुत हो गया ये उदम करना और मस्ती करना। कल से तैयार रहना। सुबह 10 बजे ठीक तुम शिचैन के साथ जाओगे एंड सब चीज़ों को देखोगे जो शिचैन तुम्हें दिखाना चाहता है एंड उसके काम को धीरे धीरे समझना शुरू करोगे। एंड जब जैसे ही शिचैन तुम्हें सब कुछ दिखा देगा उसके बाद तुम अपनी एक परफेक्ट फील्ड को चूज़ कर लेना एंड वहीं जाकर काम करना। फिर वो चाहे कुछ भी हो सकता है एंड इट्स योर चॉइस ओनली कि तुम किस चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाते हो। फिर वो चाहे फूड फैक्ट्री के अंदर इंटरेस्ट हो या फिर क्लोथिंग फैक्ट्री के अंदर या फिर होटल मैनेजमेंट के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट हो, कोई भी एक फील्ड हो जिसमें भी तुम अपना इंटरेस्ट दिखाओगे तुम वही फील्ड को ऑप्ट करोगे एंड उसी में काम करोगे। समझ आ रहा है तुम्हें? वैसे भी तुम्हारी कॉलेज खत्म हो गया है एंड एक तरीके से तुम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह इसे देखो। समझ आ रहा है? धीमे धीमे कर चीज़ों को तुम पर जैसे ही इससे पहले शाफिया कुछ भी कहती ईबो ने तुरंत खड़े होते हुए कहा बिल्कुल भी नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं यहाँ पर सिर्फ मजाक मस्ती करने आया हूँ, मैं यहाँ कोई ये काम वाम नहीं करने आया, बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए ईबो तुरंत खड़ा होगा जिससे अपने पैर पटक रहा था एंड उसकी ऐसी हरकतें देखकर शाफी को अंदाजा हो गया था उसकी ये बात का ईबो पर ऐसे ही असर होगा, पर उसे ईबो को जिम्मेदारियाँ देनी है। ईबो इस तरीके से हर वक्त मस्ती नहीं करता रह सकता, क्योंकि अगर वो मस्ती करेगा तो ऑब्वियस सी बात है शिचैन को सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी एंड ये चीज़ फेयर नहीं है। अब वक्त आ गया है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को उठाए एंड वो इस तरीके से भागता ना फिरे। यही सोचकर शाओवी ने खड़े होते हुए कहा तुम कुछ भी कह लो, चाहे कितने भी टेंट्रम्स थ्रो कर लो, आई एम नॉट गोना सॉफ्ट ऑन यू एंड इस बार मैं डैम सीरियस हूँ। ये कहते हुए शाओवी सिर्फ ईबो को घूर रही थी एंड अगले सेकंड वो ईबो के पास आ जाती है एंड देन उसने ईबो की कॉलर को ठीक करते हुए कहा बेटा हम सब की एक जिम्मेदारी है एंड उसी जिम्मेदारी को हमें उठाना होगा। क्या तुम अपने गगर के ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आता? ये कहते हुए वो ईबो की आंखों में देखने लगे। ईबो बस चुप हो जाता है। शाओवी ने ईबो के बालों को ठीक करते हुए कहा बेटा तुम्हारे गाँव बहुत काम करते हैं पूरा दिन, तुम्हें आज यहाँ आए हुए कुछ 12 दिन हो गए होंगे एंड तुमने एक पल के लिए भी शिचैन को कभी घर में देखा है?
या किसी और लाइफ में जैसे मशगूल होते हुए देखा है? कभी डाइनिंग टेबल पर देखा हो, ब्रेकफास्ट टेबल पर देखा हो, लंच के लिए देखा हो, किसी फैमिली मेम्बर से बात करते हुए देखा हो, पार्टी में जाते हुए देखा हो? हाँ, तुमने एक सेकंड के लिए भी उसे कहीं फ्री देखा है? ये कहते हुए ईबो की आंखों में देख रही थी एंड ईबो बस चुपचाप खड़ा हुआ था। शाओवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देखा ना, क्योंकि वो ऑल टाइम बिजी रहता है। इन सब बिजनेस को संभालना, इन सब चीज़ों को सीखना, समझना एंड इन सब चीज़ों को प्रोसीड करना। वो हेड अल्फा है एंड उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं बेटा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी जीना ही छोड़ दे। हाँ, तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें अपनी गा की थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, जिससे वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा जी सके। तुम डेली पार्टीज़ में जाते हो तो तुम्हें नहीं लगता कभी कभी शिचैन को भी पार्टी में जाना चाहिए? ठीक है, तो वो सिर्फ ईबो को देख रही थी एंड ईबो चुप हो गया। शाओवी ने कहा, तुम मेरे एक अच्छे बेटे की तरह बिहेव करो एंड मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम कोई भी चीज़ फोर्सफुल करो। चीज़ों को देखो, समझो, अगर इंटरेस्ट आए तो करना, ओके? लेकिन एक बार अपने गा के साथ चीज़ों को देखने ज़रूर जाओ। क्या मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ कि तुम मॉर्निंग में बिल्कुल तैयार होकर नीचे मुझे मिलोगे? प्लीज़। ठीक है, तो शाओवी जैसे रिक्वेस्ट कर रही थी, ऑर्डर कर रही थी, ईबो को समझ नहीं आ रहा था। पर फाइनली मॉर्निंग में सुबह 10 बजे ईबो तैयार खड़ा हुआ था एंड ये देखकर एक पल के लिए तो शाओवी को और ना ही हाउशवान को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो ईबो के पास आते हैं। शाओवी ने कहा, तो मेरा बच्चा रेडी हो गया? ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, अब आप मुझे इतना इमोशनल ब्लैकमेल करोगी तो ऑफकोर्स मुझे रेडी होना ही होगा। एंड वैसे भी ये मैंने आपके लिए नहीं किया है, ये मैंने गा के लिए किया है, क्योंकि जो आप कह रही हो वो चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की है। गा घर में नहीं रहते एंड वो अपनी लाइफ बिल्कुल किसी ओल्ड पर्सन की तरह जीते हैं एंड आई डोंट लाइक इट। मैं गा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटूंगा, तो डोंट वरी, मैं गा को भी मस्ती करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो ईबो टीज करने लगा एंड वही दूसरी शाओवी सिर्फ ईबो की तरफ देखते हुए कहती है, नो मोर मस्ती ईबो, तुम्हें अपने गा को अपने जैसा नहीं बनाना है बल्कि उनके जैसा बनना है। ठीक है, तो वो सिर्फ ईबो को जैसे सिखा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिचैन बस नीचे उतर कर आ गया। उसने इन सब कुछ देखकर खड़ा हुआ देखा तो थोड़ा चौंक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, क्या कुछ हो रहा है? तभी शाओवी ने शिचैन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, ओह तुम आ गए। मैं बस ईबो से बात कर रही थी, आई मीन आज के पूरे दिन के लिए मैंने उसे तैयार कर लिया है। शिचैन ने कहा, पूरे दिन के लिए मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। शाओवी ने ईबो को आगे खींचते हुए कहा, समझना क्या है, बल्कि तुम्हें समझाना है। आज से ईबो को सारे काम को, हाँ, धीमे धीमे कर दोनों भाई सारे काम को बांट लेना एंड ईबो को सिखाना शिचैन, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। शिचैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सिर्फ कंफ्यूजन में कभी ईबो की तरफ देख रहा था तो कभी अपनी माँ की तरफ। एंड देन उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स गा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। बताइए आपको किस चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए? वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ, मैं बातें बहुत अच्छी बना लेता हूँ, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आई मीन आपको एडवाइस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ईबो सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी चमचमाती हुई आंखों से शिचैन की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिचैन ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, आप क्या चाहती हैं कि मैं ईबो को कहाँ पर इनरोल करूँ? शाओवी ने कहा, ये तो उसकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। एक काम करो, आज तुम मुझसे अपनी सारी साइट्स दिखाओ, ईबो को दिखाओ कि तुम क्या क्या काम करते हो एंड उसके बाद उसे वक्त दो चूज़ करने का कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है एंड देन तुम दोनों मिलकर सब काम को संभाल लेना। ठीक है, तो वो सिर्फ शिचैन एंड ईबो की तरफ देख रही थी, जो बस इक्वली अपोजिट रिएक्शन के साथ सिर्फ शाओवी को देख रहे थे, क्योंकि ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रही है। वही दूसरा शिचैन के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि उसकी माँ ईबो को उनके काम में इंटरेस्ट लेकर आना चाहती हैं। खैर फाइनली ईबो एंड शिचैन घर से बाहर निकल गए थे। ईबो पूरे रास्ते सिर्फ शिचैन का दिमाग ही खाता आया था कि वो क्या करने वाला है एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। पूरा दिन बहुत बोरिंग जाता है। शिचैन की लाइफ सच में बहुत बोरिंग थी एंड इस चीज़ ने ईबो को रियलाइज़ करवाया कि जो बात वो शाओवी से मजाक में कह रहा था वो रियल लाइफ में नहीं है, बल्कि सच में शिचैन अपनी पूरी ज़िंदगी को किसी बड़े बुजुर्गों की तरह जीता है, मतलब कोई कलर नहीं। एंड जैसे जैसे पूरा दिन बीता ईबो को और ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि शिचैन कितना ज़्यादा रिजर्व्ड पर्सन है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, अपनी बातों को खुलकर कहता नहीं है, उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो भी वो किसी से मांगता नहीं है। एंड ये चीज़ पिछले 2 दिन तक उसके साथ चली। फाइनली ईबो ने शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, गो आप इस तरह से क्यों रहते हो? शिचैन जो ऑफिस की फाइल पढ़ रहा था वो रुक जाता है। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मतलब? ईबो ने कहा, आई मीन आप बहुत स्ट्रेस लगते हो, किसी से बात भी नहीं करते, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। बताइए ना, सब कुछ ठीक तो है ना? ये तो ईबो सिर्फ शिचैन के बगल में आकर बैठ गया था। शिचैन ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। बाय द वे तुमने कुछ डिसाइड किया कि तुम्हें क्या चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है? शिचैन बस इस बात को जैसे बढ़ाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने ईबो का माइंड टोटली डाइवर्ट कर दिया। ईबो ने तुरंत अपनी चेयर पर बस लाइफलेसली बैठते हुए कहा, क्या? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए। ये तो ईबो क्यूब से खेलने लगा, क्योंकि सच में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। एंड इंटरेस्ट आएगा भी कैसे, क्योंकि उसका दिमाग तो उस वक्त सिर्फ जैसे रिजान में ही अटका हुआ था। इतने दिन हो गए हैं रिजान से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई है, एंड होगी भी कैसे, वो ऑफिस ही नहीं आ रहा। हाँ, एंड इस चीज़ ने ईबो का मूड जैसे एक बार फिर से ख़राब कर दिया। तभी शिचैन ने कहा, तो उसका मतलब तुम्हें इन सब चीज़ों में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो एक काम करो,
एक नई जगह तुम्हें लेकर चलता हूँ, मैं भी शायद तुम्हें वहाँ इंटरेस्ट आ जाए क्योंकि वहाँ तुम्हारी उम्र के लोग होंगे। ईबो ने कहा मतलब? शिजन ने कहा जल्द समझ आ जाएगा, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो सिर्फ ईबो को कैरेज में लेकर बस जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो जो बस अभी कुछ देर तक शांत ही बैठा हुआ था, अचानक से उसका ध्यान जैसे कि कहीं मुड़ गया इन रास्तों पर, क्योंकि वो इन रास्तों को जैसे पहचान गया है, क्योंकि एक हफ्ते से वो इन रास्तों पर लगातार न जाने कितने सारे चक्कर लगा चुका है। एंड इन रास्तों को देखते के साथ ही ईबो जैसे अलर्ट हो गया। उसने शिजन की तरफ देखते हुए कहा गो हम कहाँ जा रहे हैं? शिजन जो अपनी फाइल पढ़ रहा था उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा बोला ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है एंड मुझे लगता है वो जगह तुम्हें पसंद आएगी। ईबो ने कहा अरे बताइए तो सही हम कहाँ जा रहे हैं? ये कहते हुए शिजन को देख रहा था एंड उन रास्तों को जो धीमे धीमे कर उसे वहीं ले जा रहे थे, जिसके बारे में उसे डर लग रहा था कि उसकी गाँ को पता चल गया कि वो चुप चुपाकर अपना रूप बदल कर यहाँ आता है। क्या उसकी गाँ को ये भी पता है कि वो अपनी पावर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है जो कि अलाउड नहीं है लैंड फैमिली के अंदर? ये सब कुछ चीज़ें बस ईबो के दिमाग में चल रही थी। एंड वही दूसरी तरफ शिजन सिर्फ ईबो को देख रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईबो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्या ईबो जानता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? पर वो कैसे जान सकता है क्योंकि इसके बारे में तो बहुत कम लोगों को पता है। वहीं दूसरी तरफ ईबो सिर्फ अभी भी जैसे रेस्टलेस होता जा रहा था क्योंकि जैसे जैसे वो रास्ता आगे बढ़ रहा था वो रास्ता उसे विजान के स्कूल की तरफ जाता हुआ लग रहा था। पर अचानक से जैसे सब कुछ चेंज हो गया। जिस रास्ते में विजान का स्कूल था उस रास्ते से पहले ही वो कैरेज जैसे मुड़ गया। एंड इस चीज़ ने ईबो को जैसे बस शॉक कर दिया। उसे रिलीफ तो था कि वो विजान के स्कूल नहीं जा रहे हैं, पर अब क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई थी कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। एंड इस चीज़ का जवाब ऑलमोस्ट उसे 15 मिनट के बाद मिल जाता है जैसे ही वो कैरेज से नीचे उतरता है एंड अपने आंखों के सामने एक बहुत खूबसूरत सी इमारत दिखता है। एंड उस इमारत के सामने खड़े हुए देन ईबो ने उन सभी बच्चों की तरफ देखा एंड उन सभी लोगों की तरफ जो बस शिजन को रिस्पेक्टेबल आइज के साथ देख रहे थे। बट फ़र्क ये था कि उन सारे बच्चों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था एंड ये चीज़ ईबो को बहुत क्यूरियस कर रही थी। उसे शिजन की तरफ देखते हुए कहा गो ये क्या है? शिजन ने उस बड़े से बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा सेंट जेवियर सीनियर हाई स्कूल। ईबो ने कहा सीनियर हाई स्कूल? शिजन ने कहा सीनियर हाई स्कूल, एक अल्फा सीनियर हाई स्कूल। ये कहते हुए शिजन और ज़्यादा ईबो को देख रहा था। ईबो की आंखें और बड़ी हो गई। पर इससे पहले कि शिजन कोई जवाब दे पाता तभी अचानक से सभी बच्चों ने एक ही सुर में कहा मॉर्निंग प्रिंसिपल। एंड जैसे ही आवाज़ ईबो ने सुनी हुई कि बस शॉक हो गया। वो उन बच्चों की तरफ देखने लगा एंड देन शिजन की तरफ देखने लगा। तभी एक मैनेजर वहाँ से आगे आता है एंड उसने शिजन की तरफ वो करते हुए कहा मॉर्निंग सर। मीटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? शिजन ने पूछा। तभी उस सामने खड़े हुए शख्स ने तुरंत अपना सर झुकाते हुए कहा जी सर सारी तैयारियां हो गई हैं, आप प्लीज़ कैबिन में चलिए। ये कहते हुए वो आगे रास्ता लीड करता है। शिजन सिर्फ नोट करता है। फिर उसके बाद उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा ईबो। एंड ईबो जो अभी भी इसी शॉक में था कि यहाँ एक अल्फा हाई स्कूल है, वही दूसरी तरफ वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ से जहान का स्कूल कितना दूर है। तभी शिजन की आवाज़ सुनकर वो जैसे होश में आ जाता है। उसने शिजन की तरफ देखते हुए कहा आपने कुछ कहा? शिजन ने कहा क्या हुआ है तुम्हें, इतने शॉकिंग क्यों लग रहे हो? ईबो ने कहा कुछ नहीं, आप कुछ कह रहे थे? शिजन ने कहा चले। ईबो ने कहा कहाँ? शिजन ने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स से, तो मुझे लगता है तुम उनसे मिलना चाहिए, आओ मेरे साथ। ये कहते हुए शिजन आगे की तरफ चलने लगा एंड ईबो भी बस उसके पीछे पीछे चल रहा था। पर अभी भी वो मुड़ कर उसी दिशा में देख रहा था जहाँ से गेट था। फाइनली वो लोग एक कैबिन में आ गए थे जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। ये शायद स्कूल के इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। शिजन को आते हुए देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं एंड रिस्पेक्टफुली उसे वो करते हैं। शिजन ने भी कहा बैठ जाओ कोई बात नहीं एंड मीट माय ब्रदर। ये कहते हुए उसने ईबो से इंट्रोड्यूस कराया एंड इसके बाद सब लोग ईबो को भी उसी रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं जिस रिस्पेक्ट के साथ वो शिजन को देख रहे थे। फाइनली वो लोग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। शिजन कुछ लोगों से बातें करता है। तभी ईबो ने शिजन की तरफ देखते हुए कहा ग। शिजन ने कहा क्या हुआ ईबो? ईबो ने कहा हम क्या कर रहे हैं यहाँ एंड ये सब कुछ क्या हो रहा है? शिजन ने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ईबो ने कहा हाँ वो तो मैंने सुना, पर किसके साथ एंड मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? शिजन ने कहा माँ चाहती है ना कि तुम कोई काम करो और तुम भी मेरी हेल्प करना चाहते हो, तो मैंने बाकी सब चीज़ें तो तुम्हें दिखा दी जिसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आया, तो सोचा ये लास्ट ऑप्शन भी दिखा दूँ। वैसे ये एक हाई स्कूल है, यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज हैं रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ के, ये यहाँ आते हैं एंड मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ जैसा कि तुम जानते ही होंगे। बट इतने सारे काम की वजह से मैं ज़रा टाइम कम दे पाता हूँ, इसीलिए यहाँ आना बहुत कम होता है। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम भी मेरे साथ थे, तो सोचा तुम्हें यहाँ दिखा दूँ। तो पसंद आया स्कूल? ये कहते हुए शिजन सिर्फ ईबो की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो के दिमाग में तो सिर्फ इस वक्त यही चल रहा था कि विजान का स्कूल यहाँ से कितना पास है, कितना पास। एंड इसके अलावा अगर उसका भाई यहाँ का प्रिंसिपल है और अगर ईबो का दिमाग में जैसे पता नहीं एक लाइट सी जली हो। वहीं दूसरी तरफ जब ईबो को इस तरीके से खोया हुआ शिजन ने देखा तो उसने हल्के से एल्बो करते हुए कहा क्या हुआ तुम्हें, आज तुम सुबह से थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो। ईबो ने कहा कुछ नहीं। कहा क्या मैं थोड़ी देर के लिए पानी पी कर आऊँ? शिजन ने कहा क्या? ईबो ने कहा वो बाहर थोड़ा मैंने देखा ना पानी का एक स्टॉल है, तो मैं बस अभी आया। हाँ ठीक है। तो वो ईबो तुरंत खड़ा होता है। इससे पहले शिजन कुछ कह पाता ईबो वहाँ से बस भाग गया था। शिजन ने कहा इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। बाय द वे मिस्टर कांग क्या सब कुछ तैयार हो गया है? ये कहते हुए उसने मिस्टर कांग की तरफ देखा। वही दूसरी तरफ ईबो तुरंत बाहर आया था एंड उसने बाहर आते के साथ एक लंबी सांस ली। फिर उसके बाद उसने इधर उधर देखा
कि कॉरिडोर के अंदर कोई उसे देख तो नहीं रहा। एंड सरप्राइजिंगली कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन आसपास काफ़ी सारे लोग थे जो दूर से ईबो को देख सकते थे। इसीलिए ईबो ने तुरंत अपने आप को साइड कॉर्नर में से एक ऐसी जगह छुपाने की कोशिश की जहाँ से कोई उसे ना देख पाए। फिर क्या था, ईबो को फाइनली वो कॉर्नर मिल गया था। एंड जैसे ही वो उस कॉर्नर में आया, वो एक झटके में खुद को इनविजिबल कर लेता है। एंड अगले सेकंड वो अपनी तेज स्पीड का इस्तेमाल करता है एंड वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे जाना था। एंड वो कोई और नहीं बल्कि विजान का ही कैबिन था। एंड विजान के कैबिन में आते के साथ ही ईवो ने एक बार फिर से विजान को ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, आज भी विजान के ऑफिस में उसका कोई भी नामो निशान नहीं था। एंड इस चीज़ ने कहीं ना कहीं ईवो को थोड़ा मायूस कर दिया। ईवो ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, आखिर कहाँ हो तुम, कहाँ? अब तो मेरे भाई इतना करीब तक आ गया, लेकिन फिर भी तुम तो ऐसे गायब ही हो गए हो। तो ईवो जैसे अपना बड़बड़ा रहा था, फिर उसने खुद में ही सोचते हुए कहा, सोच रहा था भाई के साथ यहाँ तक आया हूँ तो तुम्हें भी ये बता दूंगा कि सामने वाला स्कूल मेरा है, फिर तुम तो यहाँ मिले ही नहीं मुझे। खैर, मुझे जल्द से जल्द वापस भाई के पास पहुँचना होगा, वरना वो मुझे ढूंढना शुरू कर देंगे। ये कहते हुए वो बस जाने ही वाला था कि तभी उसका ध्यान जैसे एक बार फिर से उस बड़े से पोर्ट्रेट पर पड़ जाता है। वही पोर्ट्रेट जिस पर जोजोआना का फोटोग्राफ था। एंड उस पोर्ट्रेट को देखते के साथ ही वो की आंखें थोड़ी तिरछी हो गई। उसने जोजोआना की तरफ अपने आप को बढ़ाते हुए कहा, तुम कौन हो? हाँ, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे एंजल के कैबिन में नहीं होना चाहिए? लगता है तुम उसके भाई हो। अगर तुम भाई हो तो तैयार हो जाओ रिश्ते को हाँ बोलने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा भाई बहुत पसंद आ गया है और तुम बीच में कांटा नहीं बनोगे। समझ आ रहा है तुम्हें? ये तो वो सिर्फ जोजोआना के फोटो के साथ जैसे बड़बड़ा रहा था, पर पता नहीं क्यों कि उसे जोजोआना के फोटो को देखकर थोड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही थी, कुछ अजीब सी, जिसका मन जैसे कुछ पता नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली वो फीलिंग क्या है। कुछ देर के लिए वो वहीं रहता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई वापस से कैबिन में आ रहा है। एंड ये महसूस सुनते के साथ ही वो तुरंत पर्दे के पीछे से हो जाता है। वैसे तो वो छुपा हुआ था, इनविजिबल था, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन अगले सेकंड कैबिन के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही दो प्यून आए थे। एंड उन्हें देखकर ईबो का जैसे मुंह बन जाता है। ईबो ने खुद में कहा, तुम नहीं आने वाले, पता नहीं तुम कहाँ गायब हो गए हो एंजल, बट मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा। इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या था, ईबो एक बार फिर से खुद को गायब करता है। एंड एक बार फिर से वही स्कूल में था, उसी कॉर्नर में जिस कॉर्नर में से छिपकर वो अभी भी गायब हुआ था। एक बार फिर से उसी कॉर्नर में से वो बाहर निकलता है एंड इस बार फुल फ्लेजेड ह्यूमन की फॉर्म में। एंड अगले सेकंड उसके कदम वापस से उस मीटिंग रूम की तरफ घूम गए थे। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग रूम का माहौल थोड़ा सा टेंस हो गया था। शिचन सामने की तरफ देख रहा था एंड उसने अपने सामने खड़े हुए कांग की तरफ पूछा, क्या वो नहीं आने वाले? मिस्टर कांग ने कहा, नो सर, ऐसा नहीं है, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, आप तो जानते हैं ना वहाँ के प्रोटोकॉल वगैरह। शिचन ने कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने स्पेशल तैयारियाँ भी करवाई हैं, आप देख सकते हैं। ये कहते उसने उस पार्टीशन की तरफ देखा एंड शिचन के इस जेस्चर पर कांग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सो स्वीट ऑफिसर, आप हमेशा हर किसी की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, इसीलिए शायद मास्टर वे आपके साथ इतना कंफर्टेबल होकर बात करते हैं। ये कहते हुए सिर्फ कांग शिचन को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी ईबो पीछे से आ जाता है। उसने शिचन की तरफ देखते हुए कहा, भाई। शिचन ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? ईबो ने कहा, कहीं नहीं, बस देख रहा था, स्कूल बहुत खूबसूरत है। शिचन ने कहा, बैठ जाओ। ये कहते हुए शिचन ने सिर्फ साइड वाली जगह पर जगह दे दी थी ईबो को। वहीं दूसरी तरफ ईबो को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो अपना फोन निकाल कर गेम खेलना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ शिचन बाकी सब कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा था, इंतजार कर रहा था अपने उस स्पेशल गेस्ट का। तभी एक एक कर बाकी सारे टीचर्स भी वहाँ स्टाफ रूम में आकर बैठना शुरू कर देते हैं। एंड उनमें से एक स्पेसिफिक पर्सन भी था। अब लगभग 15 मिनट के बाद पूरे ऑफिस में जैसे खुसर फुसर शुरू हो गई थी, जैसे किसी के आने का एहसास हो गया हो। वहीं दूसरी तरफ शिचन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो थोड़ा अटेंटिव रहना, ओके, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ईबो ने कहा, ऐसा भी कौन है एंड कौन है वो शख्स जो अभी तक नहीं आया? भाई, वो आपको इंतजार करा रहा है, आई मीन किंग को। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। लेकिन तो ईबो बड़बड़ा रहा था। शिचन ने सिर्फ ईबो की तरफ देखते हुए कहा, वो पर्सन इंपॉर्टेंट है एंड डोंट वरी, वो लेट नहीं हुए हैं, उन्होंने हमें पहले ही मैसेज दे दिया था, मैं ही थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। ये तो शिचन सिर्फ ईबो की तरफ देख रहा था एंड वो दोनों बात कर रहे थे। तब अचानक से कैबिन का गेट खुलता है एंड जैसे ही गेट खुला, दो शख्स सबसे पहले कैबिन के अंदर आते हैं। एंड वो दो शख्स थे दो बीटा सोल्जर्स, जिन्होंने आते के साथ ही गेट के दोनों साइड में जगह ले ली थी। एंड उन्हें आते ही देखते के साथ ही बाकी सब लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। शिचन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, लो आ गए। ये कहते हुए वो भी गेट की तरफ देखने लगा एंड ईबो भी उसी मिस्टीरियस शख्स को देखने लगा जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। एंड फिर क्या था, एंट्री होती है दो और ओमेगा शख्स की। एंड जो कोई और नहीं, शियान और यूएई थे। वो लोग बस आकर साइड में खड़े हो जाते हैं। एंड उसके बाद फाइनली एंट्री होती है शाओ लिन की, जिसकी आंखें कंप्लीटली ठंडी थी एंड वो रूम में बैठे हुए सभी लोगों की तरफ देख रही थी। एंड उसके पीछे पीछे एक शख्स पूरी तरीके से अपने आप को पर्दे में कवर कर कर आ रहा था। एंड वो कोई और नहीं बल्कि विजान था, जिसकी खुशबू ही काफ़ी थी बताने के लिए कि वो यहाँ है। वहीं दूसरी तरफ वो भी अपनी जगह से बस खड़ा हो गया एंड वो भी बस गेट की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ सामने से विजान एंड शाओलिन सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहे थे। शाओलिन आगे थी एंड विजान उसके पीछे था, पूरी तरीके से कवर। वहीं दूसरी तरफ शिचन ने मुस्कुराते हुए कहा, आंट शीलियान,
शिलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, शिचैन कैसे हो? ये कहते हुए वो शिचैन की तरफ देख लेंगे। शिचैन ने अपना सर को बो करते हुए कहा, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हो? एंड विजान तुम कैसे हो? ये कहते हुए उसने विजान की तरफ देखा एंड विजान ने सिर्फ हल्के से नोट किया, वो कुछ बोला नहीं। वहीं दूसरी तरफ इबो सिर्फ अभी सामने की तरफ ही देख रहा था, जिससे उसे यकीन ना आ रहा हो कि विजान इस वक्त सच में यहाँ है। वो सच में यहाँ है, उसका भाई उसे जानता है। ये कहते हुए अपने भाई की तरफ भी देखने लगा एंड इबो की वो टुकुर टुकुर आंखें सिर्फ चमक रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने अपनी निगाहों को शिचैन से मोड़कर इबो की तरफ देखते हुए कहा, माय लिटिल प्रिंस आप कैसे हैं? ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही थी एंड इबो का ध्यान अभी भी इस वक्त विजान के ऊपर ही था एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं शिचैन ने भी नोटिस की, इसीलिए उसने इबो की शर्ट को हल्के से खींचते हुए कहा, इबो ने कहा, जी भाई। तभी शिचैन ने कहा, आंट शिलियन कुछ कह रही हैं? इबो ने कहा, क्या? शिचैन ने कहा, शिलियन आंट कुछ कह रही हैं। इबो ने कहा, आंट आप कुछ कह रही थी? शिलियन ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि हमने हमारे लिटिल प्रिंस को बहुत मिस किया, मुझे तो लगा था कि तुम घर आओगे लियन से मिलने, पर तुम तो आए ही नहीं। इबो ने कहा, हाँ मैं आऊँगा आंट, चिंता मत कीजिए, मैं ज़रूर आऊँगा, अब तो मैं ज़रूर आऊँगा। बाय द वे ये कौन है? ये कहते हुए इबो ने अपनी निगाहों को बस विजान की तरफ मोड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ विजान किसी को भी नहीं देख रहा था, बस जैसे एक जिंदा लाश की तरह वहाँ खड़ा हुआ था। तभी शाओलिन ने भी इबो के निगाहों का पीछा किया एंड देन उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, ओह ये मीट माय सन इन लॉ। जैसे ही इबो ने ये सुना, उसने जैसे खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, क्या? जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो जो कुछ भी उसने सुना है। वहीं दूसरी तरफ शिलियन ने विजान का हाथ पकड़ा एंड देन उसे आगे खींचते हुए कहा, मीट माय सन लॉ विजान, उस दिन पार्टी में तुम दोनों मिलना रह गए थे ना विजान, ये लिटिल प्रिंस है, आई मीन शिचैन के भाई हैं लानवांग इबो, अभी विदेश से लौटे हैं एंड लानवांग इबो ये विजान है मेरा सन इन लॉ, विजान ग्रीट हिम। ये कहते हुए शाओलिन सिर्फ विजान की तरफ देख रही थी एंड विजान ने बिल्कुल किसी पपेट की तरह अपना सर झुकाकर इबो की तरफ बो करते हुए कहा, हेलो नाइस टू मीट यू। वहीं दूसरी तरफ इबो अभी भी सिर्फ हक्का बक्का होकर देख रहा था क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ भी उसने सुना है। सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। और आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? इबो को ये पता लगना कि विजान शाओलिन का सन इन लॉ है, क्या इतना काफ़ी होगा इबो को रोकने के लिए, या इबो का दिमाग अब और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा? क्योंकि उसके लिए तो विजान उसका मेट है ना, एंड वो किसी और का हस्बैंड कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ विजान का इस तरीके से इतने दिनों तक ऑफिस से गायब रहने का आखिर पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्या हुआ होगा उसके साथ? अगर कोई गैस कर पाया हो तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना एंड देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जस्ट स्टे विद मी एंड आई रिमाइंड यू अगेन, जिसको भी मेंबरशिप परचेज करनी हो, यू हैव 2 days जिसमें आप परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इन 1 में ही जाकर एपिलॉग्स को सुनना होगा, स्पेशली ब्लेडेड हार्ट की, क्योंकि वो रैप अप हो गया है। बाकी अभी इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव का एपिलॉग सीरीज़ कंटिन्यू है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे आप लोगों से सिर्फ यही कहना था, स्टोरी में जैसे कि मैंने पिछले कुछ कमेंट्स पढ़े आप लोगों की कि आप लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस लगी है। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी स्टोरी में कभी भी विजान को या फिर जहान को वीक नहीं दिखाती हूँ, या पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे दोनों कैरेक्टर इक्वली बैलेंस्ड रहें। अगर कोई फिजिकली स्ट्रांग है तो दूसरा मेंटली स्ट्रांग रहे, दिखाओ मैं उस चीज़ को। तो जस्ट थोड़ा सा टॉलरेट कीजिएगा। विजान की भी कंडीशन ऐसी लग रही होगी कि वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, एंड वो फंसा हुआ भी है, इट्स ट्रू, बट ही इज़ अ शार्प पर्सन, ही नो उसे किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करना है एंड खुद से जुड़े हुए लोगों को प्रोटेक्ट करना है। एंड इस चीज़ की झलक आपको आज के चैप्टर में दिखाई दी होगी, एंड आगे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सो जस्ट स्टे विद मी, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोग ये कंप्लेन कर रहे हो कि मैं बहुत दिनों के बीच में गायब हो जाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसका कंपनसेशन इस तरीके से कंप्लीट करूँ कि मैं वीडियो को एक लॉन्ग फॉर्म में बनाऊँ। एंड होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये छोटा सा तरीका। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, विजान का इस तरीके का फाइट बैक एंड जो कुछ भी उसने उन सभी लोगों के साथ किया जो उसे हर्ट करना चाहते थे, आपको ये चीज़ कैसी लगी? तो ये सब कुछ ज़रूर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब आगे क्या होने वाला है, जान आखिर गायब कहाँ था, इबो इन सब चीज़ों को कैसे लेता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। तब तक हम मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।